Hello student, welcome to our YouTube channel and online classes on Surya World School Pidod. Myself अशोक कुमार। बच्चों, अपने पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 की ज्योग्राफी का पहला अध्याय पढ़ा था। आज दूसरा अध्याय है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। आज हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का अपने मूल स्थान को छोड़कर, मूल स्थान का मतलब जन्म स्थान भी हो सकता है या जहां पर वह रह रहा है उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना प्रवास कहलाता है। व्यक्ति का अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र जाकर रहना या बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार देखो, प्रवास दो प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर आता है, दूसरे स्थान पर आता है, उसे आप्रवास कहा जाता है और आने वाले व्यक्ति को आप्रवासी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर जाता है तो जिस स्थान से जाता है उस स्थान के लिए वह उत्प्रवासी होता है। उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहेंगे और उसका जाना, उसका जो प्रवास है वो उत्प्रवास कहलाता है। अब देखिए, जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। जनगणना में भारत में 1881 में जब प्रथम जनगणना हुई थी तभी से प्रवास को भी जनगणना का एक हिस्सा माना जाता रहा है। इस जनगणना में प्रवास की गणना वो दो आधारों पर की जाती है, जन्म के स्थान और निवास के स्थान। जन्म के स्थान मतलब जब जनगणना होती है तो व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं दो कि आपका जन्म स्थान कौन सा है। अगर जिस स्थान पर वह रह रहा है उससे अलग है जन्म स्थान तो उस स्थान को दर्ज किया जाता है जिस स्थान का उसका जन्म है, और निवास का जिस स्थान पर वह रह रहा है। या हो सकता है कि जन्म स्थान कोई तीसरा हो जबकि व्यक्ति है वो किसी दूसरे स्थान से आया हो, तो दूसरे स्थान के लिए भी वो क्या था? प्रवासी था, और अब वो तीसरी जगह आ गया है तो उसके लिए भी प्रवासी है। तो वो निवास के स्थान के आधार पर जनगणना में इनको शामिल किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़, देखो 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.9 करोड़। इन 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ मतलब लगभग 30% लोग प्रवासी थे। किसी ने शिक्षा के लिए, किसी ने रोजगार के लिए या अन्य कारणों से 30 करोड़ लोग, 102 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ लोग अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर रह रहे थे। अब देखिए प्रवास की धाराएं, आगे आता है प्रवास की धाराएं। तो देखो, आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार हो गए इसके। आंतरिक प्रवास है, आंतरिक प्रवास का मतलब है देश के भीतरी, देश की सीमाओं के भीतर होने वाला प्रवास। इसमें देखो, ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास पढ़ रहे हैं हम। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण, ये आंतरिक प्रवास के प्रकार हैं बच्चों। अब देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास होता है उसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, और ऐसा होता है विवाह उपरांत मायकों को छोड़कर ससुराल जाना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों का प्रवास सर्वाधिक होता है तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक होता है, तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं स्त्रियों में, पुरुषों में। तो आपका उत्तर होगा स्त्रियों में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक पाया जाता है। आगे वाले ही सेम है, स्त्री और पुरुष ज्यादा। देखो, ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की संख्या ज्यादा पाई जाती है क्योंकि गांवों से रोजगार के लिए नगरों में पुरुष ज्यादा जाते हैं। नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण, ये स्त्री और पुरुषों के लिए लगभग समान होता है। केवल इनमें भिन्नता होती है, ग्रामीण से ग्रामीण में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में, ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की अधिकता होती है।
अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, यह भी महत्वपूर्ण। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब है देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों की ओर होने वाला प्रवास, जिसमें दूसरे देशों से लोग भारत में आते हैं, भारत से लोग दूसरे देशों में जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास ही कहलाते हैं। 2001 में 50 लाख व्यक्तियों का आप्रवास, आप्रवास का मैंने बताया था आपको, आप्रवास का मतलब है कि 50 लाख व्यक्ति दूसरे देशों से भारत में आए थे, वह 2 करोड़ लोगों का। और भारत से कितने लोगों का उत्प्रवास हुआ? 2 करोड़ लोगों का उत्प्रवास हुआ। मतलब है भारत की सीमाओं से बाहर अन्यत्र लगभग 110 देशों में 2001 में 110 देशों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो भारत से बाहर गए। अब देखिए प्रवास में स्थानिक भिन्नता। प्रवास सभी स्थान पर, अगर हम भारत की सीमाओं के भीतर आंतरिक प्रवास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि देश के भीतर प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रवासियों की संख्या वो अलग अलग होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अप्रवासियों की संख्या ज्यादा होती है, कुछ राज्यों में उत्प्रवासियों की संख्या ज्यादा होती है। तो देखिए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ये अप्रवासियों की संख्या में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान रखते हैं। पहला स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 2001 में 23 लाख अप्रवासी आए थे, मतलब दूसरे राज्यों से 23 लाख लोग महाराष्ट्र में आए थे। दूसरा नंबर दिल्ली का आता है, तीसरा नंबर गुजरात का, चौथा नंबर हरियाणा का। अब ये तो हुए अप्रवासियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान रखने वाले। अब देखिए सर्वाधिक उत्प्रवास किससे होता है? सर्वाधिक उत्प्रवास वाले राज्य यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रथम स्थान आता है उत्प्रवास में उत्तर प्रदेश का और दूसरा नंबर है बिहार का। 2001 में 26 लाख उत्प्रवासी यूपी से, मतलब उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में 26 लाख लोग गए। बिहार में 17 लाख उत्प्रवासी थे। तो मतलब स्थान या राज्य अनुसार भी प्रवास में काफी भिन्नता पाई जाती है। कुछ राज्यों में अप्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उत्प्रवासियों की संख्या कम होती है। कुछ राज्यों में उत्प्रवासियों की संख्या ज्यादा होती है और अप्रवासियों की संख्या कम होती है। अब आते हैं प्रवास के कारण या प्रकार। प्रवास के कारण या प्रकार, तो देखो दो, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक दो प्रकार होते हैं, इनको प्रवास के घटक भी कहा जाता है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? प्रतिकर्ष, देखो वे कारण जो व्यक्ति को अपना मूल स्थान या निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर अन्य कोई कारण, लड़ाई, युद्ध, दंगे, तो जिनके कारण व्यक्ति है वो अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, तो उन कारणों को प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं बच्चों? अपकर्ष कारक वो होते हैं जिसमें व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए कोई बाध्य नहीं करता, बल्कि व्यक्ति है वो दूसरी चीजों से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर अपना मूल स्थान छोड़कर उस स्थान पर जाता है। जैसे गांव से लोग शहरों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, कारण क्या है उसका? शहरों में आकर्षण किस चीज का है? वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बेहतर हैं, परिवहन साधन बेहतर हैं, संचार के साधन बेहतर हैं। इन चीजों से प्रभावित होकर लोग अपना मूल स्थान छोड़कर रोजगार के साधन अधिक होने के कारण उन स्थानों के ऊपर जाते हैं। तो ये जो कारण है ये क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक, जो व्यक्तियों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करते बल्कि आकर्षित करते हैं, तो वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। प्रतिकर्ष, जो व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध है, लड़ाई, दंगे हैं, तो ये चीजें प्रतिकर्ष कारक कहलाती हैं। और अपकर्ष कारक वो चीजें होती हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए आकर्षित करती हैं। अब आता है परिणाम कि प्रवास का परिणाम क्या होता है। लोग हैं वो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाते हैं और दूसरे स्थान से लोग दूसरे स्थानों पर आते हैं, तो उनके परिणाम क्या होता है? परिणाम का मतलब नतीजा क्या होता है उसका, किन किन चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है? तो देखिए पहला है आर्थिक परिणाम क्या होते हैं, प्रवास के आर्थिक परिणाम। देखिए बच्चों, चाहे आंतरिक प्रवास हो या अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो, जो प्रवासी है वो रोजगार के लिए ज्यादा प्रवास होता है और
जो दूसरे देशों में गए हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, वहां पर रोजगार करते हैं, पैसे कमाते हैं, और वो है पैसा भारत में हुंडियों के रूप में प्राप्त होता है। एक आंकड़ा देखिए हम 2002 का, 2002 में 110 खरब अमेरिकी डॉलर, मतलब इतने पैसे रुपये विदेश से भारत में हुंडियों के द्वारा, मतलब विदेशियों के द्वारा भारत में भेजे गए थे। तो हमें भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, मतलब सकारात्मक परिणाम। आर्थिक परिणाम देखें तो ये सकारात्मक है। अगर आंतरिक प्रवास का जिक्र करें तो देश के भीतर दूसरे राज्यों से लोग अपने जो मूल स्थान है वहां पर अपने परिवार के पास पैसे भेजते हैं, जिनसे उनकी दैनिक आवश्यकताएं, चिकित्सकीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अब देखिए जनांकीय परिणाम। देश में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, फैलाव होता है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होती है। नगरों में लोग जाते हैं प्रवास के रूप में, तो वहां पर उत्पादन काफी गुना बढ़ जाता है। तो ये सकारात्मक परिणाम हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल व दक्ष लोगों के प्रवास से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका नुकसान भी है, ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रवास का विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहां से ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल जो लोग होते हैं वो रोजगार के लिए, उत्तम आय प्राप्त करने के लिए, अच्छी आय प्राप्त करने के लिए गांव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, जिससे गांव में कुशल और दक्ष लोगों का अभाव हो जाता है। दक्ष का मतलब होता है बच्चों निपुण। अब देखिए इसके अलावा लिंगानुपात भी प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य रूप से रोजगार के लिए प्रवास करने वाले लोगों में पुरुष ज्यादा होते हैं और वो जाते हैं नगरों में, तो नगरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है और गांवों में स्त्रियों की संख्या, मतलब लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है, जिससे कई सामाजिक कुरीतियां पैदा होती हैं। अब देखिए बच्चों सामाजिक व अन्य परिणाम। पुरुष प्रवास से स्त्रियों पर शारीरिक व मानसिक प्रभाव पड़ता है। पुरुष प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य रूप से पुरुषों का प्रवास नगरों की ओर होता है, तो पीछे स्त्रियां बच जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनके ऊपर परिवार को संभालने, बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी होती है। जो माता पिता होते हैं, बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, उनको संभालने की जिम्मेवारी होती है, तो उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर है ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।